नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सीएम धामी ने अपने दिल्ली के दौरे के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की है, जहां मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को बागेश्वर के प्रसिद्ध ताम्र शिल्प पर आधारित उत्पाद भेंट किए। जहां सीएम धामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सनातन संस्कृति की कीर्ति पताका विश्व पटल पर फहराने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक, सशक्त और शक्तिशाली भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। सीएम धामी ने सहकारिता से जुड़े सभी सदस्यों के परिवारों की आकस्मिक दुर्घटना में स्थिति में सुरक्षा के दृष्टिगत सहकारी किसान समृद्धि कार्ड योजना की जानकारी पीएम मोदी को दी। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी से कई मसलों पर चर्चा भी की। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता नितिन चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात के दौरान? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है 3 दिन के जो है दिल्ली दौरे पे थे। पहले वो जो है प्रहलाद जोशी से मुलाकात की, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बता दें कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर जो मुलाकात की, तो सीएम धामी ने साफ तौर पर जो अपने पोस्ट पर लिखा है कि जिस तरीके से राज्य में महिला सहायता समूह को लेकर भी जो है उन्होंने चर्चाएं की और साथ ही जो राज्य सरकार द्वारा नारी उत्पन्न के लिए जो बात चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत की। और उन्होंने जो तमाम ऐसे मुद्दों पर गिनवाया जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री के जो कार्य को काम किए जा रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से लगातार पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं और कार्य जो गिनाए हैं उन्होंने, तो उसको देखते प्रधानमंत्री से जो प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद भी दिया है। जी, जिस तरह से कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बारे में जानकारी मिली है, कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है और इसके बाद क्या उत्तराखंड के लिए नई खुशखबरी, नई सौगातों की बात भी सामने आ सकती है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो काफी ऐसे जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर चर्चाएं की। और साथ बता दें कि इस अवसर पर उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 में जो हुआ था उसको लेकर भी जो है विभिन्न कार्यों में विस्तार की जानकारी दी थी। लगातार सहकारिता से जुड़े सभी सदस्यों के परिवारों की उसके दुर्घटना स्थित सुरक्षा और दृष्टिकरण से देखते हुए तो उससे भी उन्होंने चर्चा की। बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र की ओर से अधिक शक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ तमाम ऐसे मंदिर माला मिशन है हरिद्वार ऋषिकेश से जोड़ा जा रहा है। और बता दें कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री लोकप्रियता किए गए हैं राज्य के स्थिर उत्पन्न जिस तरीके से जो पैकेज थे और जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है उस कार्य को भी गिनाने का काम खुद पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और उनको देखते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे जो काफी अहम ऐसे मुद्दे थे जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में उठाए जा रहे थे। उत्तराखंड में जो है तमाम ऐसी महिला थी, उनको रोजगार की बात की है, जिस तरीके से लगातार रोजगार देने की बात जो है पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, तो उस सरकार का अपना कार्यकाल भी गिनाया। और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी किया। जिस तरीके से त्रिमंजन में लोग फंसे हुए थे उन लोगों को देखते हुए प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की है। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन चीजों को देखते हुए उत्तराखंड में तमाम ऐसी चीजें हैं, रोडों को देखते हुए रोडों को लेकर निर्माण करने की बात यहाँ पर खुद पुष्कर सिंह धामी ने की है। पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफी ऐसे उत्साह हुए जिस तरीके से लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है। कि बता दें कि कल जो है वो प्रहलाद जोशी से मिले थे। प्रहलाद जोशी से तमाम ऐसी विभिन्न चर्चा की है। उन्होंने जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में इतना अच्छा कार्य किया है पुष्कर सिंह धामी ने उनका कार्य को गिनाया और प्रधानमंत्री से भी इन्हीं कार्यों को गिनाया। जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार जो है लगातार रोजगार देने की बात की है, चाहे महिलाओं की बात की जाए, चाहे वहाँ क्राइम की बात की जाए, तो क्राइम के मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनसे ही बातचीत को लेकर चर्चाएं की गई है। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को ताम्रपत्र से बने उत्पाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भेंट किए हैं, इसके अलावा राम मंदिर को लेकर भी उनका आभार जताया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या उससे जुड़ी आगे योजनाओं को बढ़ाने की दिशा में भी विचार विमर्श और चर्चा हुई है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद, क्योंकि 3 दिन से लगातार पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में रुके हुए थे, लगातार उन्होंने पुष्कर धामी ने जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कहा है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से राम मंदिर बनना है और उसके जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, तो उस पर भी जो है काफी चर्चा है। उससे लगातार जो कार्य थे उन कार्यों को गिनाने का काम किया और लगातार ऐसा कार्य किया जाएगा। लगातार रोजगार को लेकर भी उन्होंने बात की। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिस तरीके से उत्तराखंड में अब तक रोजगार देने की बात यहाँ पर कही जा रही थी कि रोजगार इतने लोगों को दे चुकी है, लेकिन बता दें कि जिस तरीके से राज्य में केंद्र पुल कोयला अधिक संयंत्र 400 मेगा की अतिरिक्त विद्युत
आवंटित करने को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। जिस तरीके से लगातार कोयले की वहां पर कमी होती है तो उसको देखते हुए, लाइट को लेके हुए, बिजली को लेके भी तमाम ऐसे रोडों की चर्चा की। जिस तरीके से जो खटीमा से पुल बन रहा है तो उस पुल को देखते हुए बता दें कि रेल सेवा को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। जिस तरीके से उत्तराखंड में रेल सेवाएं, हवाई सेवाएं, तमाम ऐसी जो रोडों पे बनने के लेकर बातचीत जो है प्रधानमंत्री से की गई है। जी बिल्कुल नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता नितिन चौधरी जानकारी दे रहे थे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। सीएम ने न्यूनतम 1000 वॉट के पिट हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाने के लिए उत्तराखंड को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का एक कोल ब्लॉक का आवंटन करने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा है कि अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है, जिसके कारण बिजली की मांग निरंतर बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बिजली का संकट नहीं है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड में जो भी जल विद्युत योजनाएं हैं वो कांग्रेस की सरकार भी बनी है। बीजेपी सरकार में जनता को बिजली के लिए तड़पना पड़ रहा है। देखिए, इस बार बहुत अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी फ्लड और मलबा जो है वो टरबाइन पे आए हैं। बिजली उत्पादन उत्तराखंड के अंदर हमारे पूरे प्रदेश के लिए जितनी बिजली होनी चाहिए उसके हिसाब से पूरा है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हम रखें अपने पास। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कोयला मंत्री से बात की और निश्चित रूप से हमारे को जब हमने केंद्र से सहयोग मांगा है हमको सहयोग मिला है। आने वाले समय में हम एक्स्ट्रा बिजली भी अपने पास रखें। इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार काम कर रही है। किसी भी तरीके से कोई भी विद्युत संकट उत्तराखंड में है नहीं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस रहे, हम अवेयर रहें, इस पर हमारी सरकार हमेशा मुस्तैदी से काम करती है। और इसके बाद अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। बीजेपी का चुनावी मोड़ जारी। चुनाव के लिए प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक नियुक्त। चुनाव के लिए प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक नियुक्त। कई राज्य मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। केंद्रीय सलाह के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की लिस्ट। केंद्रीय सलाह के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की लिस्ट। कई राज्य मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। केंद्रीय सलाह के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की लिस्ट। चुनाव के लिए प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक नियुक्त। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी 5 संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी पहले ही नियुक्त किए जाने का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले ही सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। 15 जनवरी को पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी लोकसभा सीटों के प्रभारी के साथ एक बैठक की और उन्हें कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमने तो आज से 15 दिन पहले 5 लोकसभाओं के प्रभारी नियुक्त कर दिए। उनकी दिल्ली में बैठक भी होगी। AICC में माननीय अध्यक्ष जी साथ बैठक भी हुई। हमने हमारे पौड़ी में विक्रम सिंह जी हैं, टेहरी में मंत्री विशाल नथानी जी प्रभारी हैं, हरिद्वार में गणेश गोदियाल जी प्रभारी बनाए हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर में गोविंद सिंह गुंजवाल जी हैं और अल्मोड़ा में डॉक्टर जीतराम जी हैं। 5 के 5 लोग और माननीय प्रभारी जी ने भी 15 तारीख को उनके साथ अलग से बैठक की है। 5 लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर अपना काम कर रहे हैं, वो नीचे स्तर पर भी कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब बाजारों में भी रौनक लौट आई है, जिस कारण व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। कर्णप्रयाग में दुकानों में राम ध्वज, गले के पटके, पटाखे आदि की मांग बढ़ गई है। गांव में भी लोग अपने घर घर में राम ध्वज लगा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें भी उनकी आय में इजाफा हो रहा है। कर्णप्रयाग ब्लॉक के चांदपुर पट्टी, कपीरी पट्टी, रानीगढ़ पट्टी आदि के ग्रामीण अंचलों के दुकानदार राम से जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए कर्णप्रयाग पहुंच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर गांव की महिलाओं, युवाओं, महिला मंगल दल आदि गांवों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। व्यापार में तो बहुत प्रभाव पड़ा है। काफ़ी झंडे जो हो गए, हनुमान जी के झंडे, राम जी के झंडे, गले के पटके, इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है।
हर घर झंडे का प्रोग्राम है, तो काफ़ी आस्था लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है इसके प्रति लेकर। तो हर घर में झंडा तो बहुत चल रहा है, प्रचलन में काफ़ी है। पटाखों की डिमांड हमारे पास बढ़ी है, लोग पटाखों के लिए बोल रहे हैं कि पटाखे चाहिए, और झंडे की काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। खबर देहरादून से है, जहां 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना के 14वें लकी ड्रॉ की घोषणा कर दी गई है। लकी ड्रॉ की घोषणा विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में ऑनलाइन माध्यम से की गई, जिसमें दिसंबर 2023 में उपभोक्ताओं के द्वारा अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया। देखिए, आज जो हमने लकी ड्रॉ निकाला ये 14वां था। वही हमारी जो प्रक्रिया थी, 1500 लोगों को इसमें इनाम मिलेगा। 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 ईयरबड। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी, जो स्कीम शुरू की थी, आप देखिए कि जब हमने शुरू की थी सितंबर 2022 में, जो हमारे उस टाइम उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए थे 5304 और बिल मूल्य था 4 करोड़ 34 लाख। इसी प्रकार से जब मैं बात करूं, कभी 5 करोड़, कभी 7 करोड़, कभी 10 करोड़, इस प्रकार का हमें बिल मूल्य मिलता था। और मुझे ध्यान है मार्च 2023 में इस दौरान का सबसे बड़ा 13 करोड़ 89 लाख का मिला था। लेकिन जब से स्कीम बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो आप देखें नवंबर 2023 में नवंबर 2023 में ये इजाफा इसका हुआ और बिल मूल्य हुआ लगभग 26 करोड़ 59 लाख। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से प्रदेश सहित उत्तर भारत में सर्दी बढ़ गई है। साल शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बारिश न होने से लोगों को सूखी ठंड से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि जनवरी माह में बारिश के कोई आसार नहीं है, जिससे नॉर्थ इंडिया के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर और पाला गिरने से लोगों को ठंड का सितम झेलना पड़ेगा। हमारा जो मानसून सीजन गया था नॉर्मल गया पूरी तरह से। और जैसे मैंने बोला कि पोस्ट मानसून और जो विंटर सीजन है, इसका जो रेनफॉल है काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, तो इससे उसके प्रभाव पे बहुत फर्क पड़ेगा। 5% 10% के बीच में, जैसे हमने बोला है, इतनी बारिश इसमें मिलती है। अगर आप एनुअल उसका एवरेज की बात करते हैं तो ठीक है, 10% के आसपास उसका वो मिलता है। तो इतना 10% इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें अगर नहीं मिली है तो 10% तक का इम्पैक्ट अगर पोस्ट मानसून सीजन और विंटर सीजन में बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो एनुअल एवरेज को अगर उससे कंपेयर करेंगे तो 10% की कमी एक तरह से आती है। लक्सर से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लक्सर तहसील में जनप्रतिनिधियों और सिंचाई अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि गंगा तटबंध को लेकर गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में उनका 178 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लंबित चल रहा है और पिछले 2 सालों में टाल मटोल के बाद प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी तटबंध में स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। केंद्र से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने मौके पर पहुंचकर मॉडल स्टडी को भी पास कर दिया है। कि गंगा के तटबंध को लेकर लगभग कई वर्षों से गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में जो है हमारा प्रस्ताव लंबित है। 178 करोड़ का गंगा के तटबंध का ये मामला है और लगभग 2 साल से इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा था। जल शक्ति मंत्रालय से मैंने संपर्क किया, उनसे बात की और इसकी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी ने निरीक्षण स्वयं आकर किया और लगातार अधिकारियों को उनके द्वारा आदेशित किया गया और बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई शुरू हुई है। आज केंद्र से टीम आई थी, जीएफसीसी के लोग आए थे, उन लोगों ने निरीक्षण किया। उन्होंने मॉडल स्टडी, जो पिछली बार पत्र लिखकर मुझे अवगत कराया था माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री जी द्वारा, उस मॉडल स्टडी को भी उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अब बहुत दूर नहीं है हमारी राह गंगा के तटबंध को पाने की। लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ये तटबंध हमारा बनेगा, जिससे हमारा पूरा खादर गंगा जी से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, सोलानी में एक 53 नदी के किनारे के जो तटबंधों का मामला है, उसमें 53 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं, वो भी उन्होंने मोर और लेस अप्रूव कर दिए हैं। बीजेपी नेता और लघु सिंचाई सलाहकार परिषद उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी लोहा घाट पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
साथ ही उनके सम्मान में 2 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से भंडारी लोहाघाट के प्रसिद्ध विश्वेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विश्वेश्वर मंदिर परिसर की साफ सफाई की। दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर आज लोहाघाट पहुंचे हैं और बीजेपी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरे मंदिर परिसर की सफाई की। 22 जनवरी को जो 500 वर्षों से जो हमारी आस्था का केंद्र था, भगवान श्री राम का मंदिर, वो उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और माननीय मोदी जी ने एक आह्वान पूरे देश को किया है कि जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उनकी 22 तारीख तक स्वच्छता और सफाई अभियान पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। उसी की निमित्त आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर अभी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है। उसी के निमित्त हमने ये कार्यक्रम किया। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते गुलदार की दहशत अब शहरों में भी दिखाई दे रही है। ठंड और कोहरे के मौसम में गुलदार शहर की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों में गुलदार के हमले से कई मामले सामने आए हैं। बीते रविवार को भी देहरादून में कैनाल रोड के पास गुलदार ने एक 12 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल बच्चे का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने घायल बच्चे की सफल सर्जरी की है और बच्चा अब रिकवर हो रहा है। बहुत छोटा बच्चा था, वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया था, तो वहाँ गुलदार पीछे से ही हमला करते हैं। तो उसने उसके सिर को पकड़ा, जिसमें पीछे की जो हमारे स्कैल्प बोलते हैं, जो पीछे के हिस्से के बाल हैं, उसको उतार कर ले गया वो। और साथ में उसकी जांघ में भी पंजा मारा होगा उसने, तो अपने 2-3 घाव एक जांघ में भी हैं। तो अभी बच्चे की हिम्मत ये है कि बच्चा बिल्कुल सर्वाइव कर रहा है और बच्चा हमारे डॉक्टर शिवम डांग हैं, जो प्लास्टिक सर्जन है, उनके अंडर केयर में है वो। और उसकी कल एक सर्जरी करी गई है, जिसमें जो गंदे टिश्यू हैं उनको काट कर निकाला जाता है और एक जांघ से स्किन ग्राफ्टिंग लेकर उसमें वो इस ऊपर स्कैल्प की जगह ग्राफ्टिंग भी की गई है। तो उम्मीद है कि वो 7-8 दिन के अंदर ग्राफ्ट पकड़ लेगा और वहाँ ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां कड़ाके की ठंड के चलते सर्दी जुकाम के मामलों को देखते हुए दून अस्पताल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी चलाई है, जहां ठंड की चपेट में आकर बीमार हो रहे मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि ठंडी हवा में प्रदूषण ज्यादा देर तक ठहरता है, जिसकी वजह से वृद्ध लोग और छोटे बच्चों में वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू ओपीडी में ज्यादा मरीजों का आना नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मरीजों में फ्लू या कोविड की जांच के आसार दिख रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।